मॉर्निंग। कोई प्रॉब्लम है कल की? चलिए कोई, कल हम लोग लास्ट में देखा था डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। डेली का डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत क्या हो गया? तो कोई प्रॉब्लम है कल की? हाँ, नो स्टडी नो प्रॉब्लम है क्या दुर्गा? ठीक है, तो क्लास छूट जाती, उसको देखते नहीं और रात को नींद नहीं आना चाहिए उसके देखे बिना तो मतलब इस सीरियस तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है। जब सीरियस तैयारी होती है तो उसका मतलब होता है कि जो चीज़ छूट गई उसको ख़त्म किए बिना नींद नहीं आती है। समझ गए? आई ना बात समझ में? तो ये चीज़ें होती है। चलिए, डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत हमने कल देख लिया था कि डेली आपके जो है सी लेवल चेंज ह्यूम्यूक के दौरान क्या मान के चलते हैं आपके जो है 33 से 38 फैदम सी लेवल में गिरावट मानते, जिससे जो स्थल खंड बाहर निकल आते हैं उन स्थल खंडों में हिमानी अपर्दन होता है। हिमानी अपर्दन होता है, और जहाँ पे नदी है तो नदी अपर्दन भी हो सकता है। हिमानी और जल अपर्दन वगैरह हो गया आपका जो है। उससे कई सारे चबूतरों का निर्माण होता है, यानी इससे क्या बनते हैं आपके कई सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं। फिर जब ह्यूम्यूक की समाप्ति होती है तो फिर से सी लेवल जब राइज करता है तो ये चबूतरे क्या हो जाते हैं आपके जो है समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से चबूतरों के उपस्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद सिर्फ इतना ही बताया था कि जो सक्रिय चबूतरे होते हैं उसके ऊपर तटीय प्रवाल भित्ति, सक्रिय चबूतरों के ऊपर क्या बनता है आपका तटीय प्रवाल भित्ति, चौड़े चबूतरे हैं उनके ऊपर अवरोधक प्रवाल भित्ति, और एकाकी अलग थलग आइसोलेटेड होते हैं उसके चारों ओर डेवलप होने से क्या बन जाता है आपका एटॉल बन जाता है। तो इस तरीके से डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत आपका दिया गया है। उन्होंने भी अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए, तो प्रमाण में आ जाओ, एविडेंसेस। उन्होंने भी अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ एविडेंसेस दिए। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट लिखिए, डेली ने प्रवाल भित्ति का ऊपरी तल, डेली ने प्रवाल भित्ति का ऊपरी तल चपटा बताया हुआ है, फ्लैट चपटा बताया हुआ है, जो कि प्रयोगात्मक रूप से भी सही मिलते हैं, जो कि प्रयोगात्मक रूप से भी ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए। इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डेली he said that surface of coral reefs are flat, surface of coral reefs are flat and practically it's true है, इसी प्रकार से मिलता है। क्लियर हो
कि डेली ने क्या बताया कि जो प्रवाल भित्ति का जो तल है, ऊपरी सतह है, वह क्या होता है आपका जो इस तरीके से फ्लैट मिलता है, समतल मिलता है, आपका जो सपाट मिलता है। और प्रैक्टिकली अध्ययन में देखेंगे तो इसी तरह से क्या मिलते हैं, प्रवाल भित्तियाँ सपाट मिलती है। क्योंकि सपाट क्यों हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सी लेवल नीचे गया होगा तो उसके ऊपरी भाग का क्या हो गया आपका जो है इरोजन हो गया। तो इरोजन से कारण से उसका ऊपरी सतह क्या मिलती है, लगभग आपका सपाट मिलती है। तो इस तरीके से एक प्रूफ के रूप में दिया। दूसरा पॉइंट, यह है कि प्लीस्टोसिन हिमयुग के दौरान ज्वालामुखी द्वीप कटक रिजेस, समुद्री टापू या समुद्री द्वीप आदि समान ऊंचाई तक अपवर्तित हो गए थे। जिस कारण आज भी जलमग्न चबूतरों की गहराई लगभग समान मिलती है। इंग्लिश में लिख लीजिए, ड्यूरिंग द प्लीस्टोसिन आइस एज वोल्केनो आइलैंड्स, सी आइलैंड्स, रिजेस were eroded hence all these are found in equal depth having equal uniform altitude, uniform height। समझ गए इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब सी लेवल नीचे चला गया तो जितने भी ज्वालामुखी द्वीप थे आपका, और भी जो सी टापूस वगैरह इसको हम लोग कहते हैं समुद्री टापू वगैरह थे जो है आपके जो है, ये सब इरोजन हो गया। तो इरोजन हो गया तो क्या होगा, लगभग सबका समान इरोजन हुआ होगा। फिर जब सागर के अंदर डूब गए तो सभी लगभग इस तरीके से क्या मिलते हैं आपके जो है, समान ऊंचाई के समान गहराई पर मिलते हैं। आज भी ऐसे मिलते हैं। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन चबूतरों का निर्माण कब हुआ आपका जो है, आइस एज के दौरान ही हुआ है, जैसा कि डेली ने बताया है। आया समझ में? तो एक एविडेंस ये दिया जाता है। तो ये 2-3 एविडेंसेस है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए आपके एविडेंसेस। अब आ जाओ आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना क्या है? तो आलोचना फिर से वही है कि यदि स्थल को हम लोग स्थिर मान रहे हैं, इसमें स्थल खंड में कोई परिवर्तन नहीं बताया डेली ने, सिर्फ सी लेवल में चेंज बताया हुआ है आपका जो। तो स्थल को यदि स्थिर मानते हैं तो फिर से लैगून क्या हो जाएगी, एक समय के पश्चात कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, भर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार सभी लैगूनों की गहराई समान होनी चाहिए। सभी लैगूनों की गहराई समान होनी चाहिए, लेकिन डेविस ने अपने अध्ययन में बताया कि विभिन्न लैगूनों की गहराई में भिन्नता तो मिलती ही है, साथ ही साथ एक ही लैगून की गहराई में भी भिन्नता पाई जाती है।
साथ ही साथ एक ही लेगुन की गहराई में भी भिन्नता पाई जाती है। आया समझ में? इंग्लिश में लिख लीजिए। क्या हो, फास्ट हो रहा है क्या? आराम से पढ़ने की आदत हो गई है तुम लोग की थोड़ा सा स्पीड बढ़ती है तो दिमाग तुम्हारा तेज नहीं भागता है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि सभी, इस सिद्धांत के अनुसार सभी लेगुनों की गहराई क्या मिलनी चाहिए, समान होनी चाहिए। लेकिन डेविस ने अपने अध्ययन में बताया कि विभिन्न लेगुनों की गहराई में भिन्नता तो मिलती ही है, साथ ही साथ एक ही लेगुन की गहराई में भी भिन्नता मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर शुड बी यूनिफॉर्म डेप्थ in all lagoons, but studies of Davis says that depth vary in various lagoons as well as in any single lagoon also। समझ गए भावनाएं मेरी? मतलब डेली की भावनाएं, सॉरी आलोचना की भावनाएं। समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं? कि ये कहना चाह रहा है कि यदि मान लेते हैं कि सी लेवल नीचे गिरने से फिर अलग अलग इसका निर्माण हुआ, आपका जो है लेगुन झीलों का निर्माण भी हुआ होगा, तो सभी लेगुनों की गहराई लगभग क्या मिलनी चाहिए, समान, क्योंकि सी लेवल एक समान गहराई तक नीचे चला गया था, फिर समान ऊंचाई तक ऊपर उठा आपका जो, तो लेगुन की गहराई भी लगभग सभी जगह क्या मिलना चाहिए, समान। लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। डेविस ने बताया कि अलग अलग लेगुनों की गहराई तो अलग अलग होती ही है, एक ही लेगुन में भी अलग अलग स्थानों पर गहराई क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। आया बस समझ में? तो ये एक आलोचना है। इसी के बाद एक और आलोचना लिख लीजिए। यदि स्थलखंड को स्थिर मान लिया जाए, है ना, स्थलखंड को स्थिर मान लिया जाए तो एक समय के पश्चात लेगुन अवसादों के जमाव से भर जानी चाहिए। एक समय के पश्चात लेगुन अवसादों के जमाव से भर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। If we consider land is stable, then after the some time lagoons can be filled by sediment deposits, बट इट्स नॉट फाउंड। क्लियर? वो मतलब यदि स्थल को हम स्थिर मान रहे तो एक समय के पश्चात लेगुन क्या हो जानी चाहिए, क्योंकि कोरल डिपोजिट्स तो हो ही रहे निरंतर आप कह जो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब स्थलखंड स्थिर माना था इसने, तो वो भी एक आलोचना का पात्र बन जाता है। नेक्स्ट वल आलोचना लिख लीजिए कि प्रवाल भित्तियों के सहारे तटीय क्लिफ अनुपस्थित पाए जाते हैं। प्रवाल भित्तियों के सहारे तटीय क्लिफ अनुपस्थित पाए जाते हैं। absence of coastal cliff along with coral reefs। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं, तो ये आपको इतना याद रख लेना है। तो ये 3 सिद्धांत है आपका। क्या हो गया, छूट गया फिर से? ठीक है, दिमाग की स्पीड भी बढ़ाना जरूरी है। लिख लिया इंग्लिश वाले? हाँ, ठंडी है। चलिए, और क्या कहाँ पे आए थे हम लोग? ये सिद्धांत आपके खत्म होते हैं, प्रवाल भित्ति के सिद्धांत, है ना। क्वेश्चन लाए वो प्रवाल भित्ति के सिद्धांत या प्रवाल से रिलेटेड? राहुल, विशाल, क्वेश्चन तो ले आया करो। डेली जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसे क्वेश्चन निकाल के उसी टॉपिक के कम से कम ले आया करो। कोरल रीफ्स पढ़ रहे थे तो हाँ,
हाँ डेविस का दोनों को मिला दो तो डेविस बन गया, है ना। डेविस का ये है कि डेविस ने डार्विन के अवतरण सिद्धांत को माना, एज इट इज वही मान लिया कि अवतरण को भी मान लिया प्लस डेली का हिमानी नियंत्रण को भी मान लिया। तो दोनों को मिला करके वो व्याख्या करता है कि ये कहता है कि इतने सारे चबूतरों का निर्माण डेली के हिमानी नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार से बने होंगे और स्थल खंड में निरंतर अवतरण हुआ होगा, और अवतरण के साथ साथ फिर क्या बने आपके जो है वही तटीय प्रवाल भित्ति। तो वो सेम आपका दोनों को मिला के बता देना है कि दोनों को लेकर के चलता है। तो लिख लीजिए डेविस में लिख लीजिए डार्विन प्लस डेली, तो दोनों को ले लिया उसने जो है, उसने वही कारण उसका वही था, इतनी गहराई पे प्रवाल कैसे मिलते, प्रवाल भित्तियां कैसे मिलती है, तो उसके लिए अवतरण से उसका स्पष्टीकरण हो गया, और अवतरण के कंटेक्स्ट में भी हमारे पास कई सारे प्रमाण है। और दूसरा फिर इतने सारे चबूतरों का निर्माण कैसे हुआ होगा प्रवाल के डेवलप करने के लिए, तो वो हिमानी नियंत्रण से मान लिया उसने जो। तो इस तरीके से दोनों को मिला करके डेविस का यदि आएगा, डेविस के विचार क्या है, डेविस का सिद्धांत अलग से कुछ नहीं है, डेविस के विचार है। डेविस ने कहा कि डार्विन का अवतरण सिद्धांत को मानना जरूरी है और डेली का हिमानी नियंत्रण, दोनों को मान लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। कोरल रीफ्स इतनी गहराई तक क्यों मिलते उसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, और इतने सारे चबूतरे प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए कैसे बने होंगे उसका आंसर भी मिल गया। क्लियर पॉइंट? तो ये हो गया आपका। चलिए कोई क्वेश्चन लाए हो? साथ साथ डिस्कस कर लिया करो ना मेरे भाइयों। हाँ कैसे काम चलेगा? चलिए ये हो गया आपका कोरल रीफ्स। अब हम लोग का क्या बच गया भाई ऑप्शनल में, और क्या बचा था अलग से कुछ पढ़ाना था? वो तो अलग सिलेबस में टॉपिक है। उसके अलावा हाँ एक टीएस डायग्राम देखते हैं। सैलिनिटी और टेम्परेचर पढ़ लिए थे हम लोग, है ना। टेम्परेचर पढ़ लिए थे और सैलिनिटी पढ़ लिए थे। महासागरीय तापमान और महासागरीय लवणता पढ़ चुके थे हम लोग। अब हम लोग एक टीएस डायग्राम, हालांकि एक ही बार पूछा है पिछले 25 सालों में, 20-25 सालों में एक बार पूछ दिया है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर महासागरीय लवण बजट और उष्मा बजट देख लेंगे, तो लगे हाथ आपका सब काम हो जाएगा। समझ में आया? टीएस आरेख, तो महासागरीय तापमान, ओशनिक टेम्परेचर और ओशनिक सैलिनिटी के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, रिलेशन, कोरिलेशन, सहसंबंध कर सकते हो। तो उसको हम लोग टीएस डायग्राम से दिखाते हैं। टीएस डायग्राम, टीएस आरेख कहा जाता है। तो एक बार ये पूछा हुआ है बहुत पहले, जब हम लोग एग्ज़ाम शायद देते थे, पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय मैंने। टीएस डायग्राम, आरेख, है ना। टीएस से किसका नाम स्टार्ट होता है छत्तीसगढ़ में? हाँ क्या बाबा? ठीक है। क्या क्या शाश्वत तुमने इनकी जगह इसको चेंज कर दिया, बेचारे का अकेला छोड़ दिया तुमने? झगड़ा हो गया क्या? ठीक है चलिए। तो टीएस डायग्राम, तो क्वेश्चन आ सकता है, या तो अभी तक जो क्वेश्चन एक बार आया था टीएस डायग्राम क्या है करके पूछा था, 2008-9 में कुछ पूछा होगा, या फिर क्वेश्चन दे सकता है कि ओशनिक तापमान और सैलिनिटी, महासागरीय तापमान और महासागरीय लवणता के बीच में सहसंबंध को कैसे व्यक्त करेंगे। तो तापमान और लवणता का क्या संबंध है पहले तो ये बता दो ना। दोनों का सीधा संबंध है ना, यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का क्या है आपका सीधा संबंध है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी। तो उसी को एक डायग्राम के द्वारा भी दिखाते हैं। तो उस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? टीएस डायग्राम कहते हैं। तो परिभाषा से स्टार्ट करो। पहली बात तो
तापमान, लवणता और फिर एक डेंसिटी भी इसमें आ जाती है। तापमान, लवणता और साथ ही साथ हमने घनत्व का संबंध भी देखा था। इस डायग्राम में तापमान, लवणता और डेंसिटी, इन तीनों का संबंध बताया जाता है। तीनों के संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। तो परिभाषा यही से लिख देंगे कि टीएस डायग्राम के द्वारा महासागरीय तापमान, महासागरीय जरूर लिख लेना, महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता और महासागरीय घनत्व के संबंधों को व्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहली तो परिभाषा हो गई टीएस डायग्राम है क्या, तो कि महासागरीय तापमान, महासागरीय लवणता और महासागरीय घनत्व, इन तीनों के सहसंबंध या तीनों के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए एक डायग्राम का सहारा लिया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, टीएस डायग्राम कहते हैं। पहली बात तो परिभाषा हो गई, आया समझ में। चलिए दूसरा, फिर हम लोग पहले डायग्राम, तीनों में क्या संबंध है। एक तो पहला संबंध ये होगा टेम्परेचर और लवणता का। दूसरा, टेम्परेचर और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, उल्टा होता है। और सैलिनिटी और डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, सीधा होता है। ये है ना, बताया था पीछे भी, मैंने एक जगह जिक्र किया था। तो तीनों के बीच में ये संबंध है। तो इसी संबंध के कारण से कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। कैसे, जैसे तापमान के ज़्यादा है तो लवणता ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे तापमान ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और लवणता ज़्यादा है तो डेंसिटी बढ़ गई। तो इस कारण से फाइनल जो डेंसिटी है, घनत्व जो है ना, घनत्व जो है डेफिनेटली किस पे डिपेंड करता है, आपका तापमान और डेंसिटी, तापमान और लवणता दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन किसका प्रभाव ज़्यादा है उसके आधार पे लवणता क्या होगी आपकी, जो है महासागरीय जल का घनत्व निर्धारित होगा। यदि तापमान का प्रभाव ज़्यादा है, सैलिनिटी का कम है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, कि घनत्व जो है, घनत्व किस पे डिपेंड करता है, तापमान और लवणता पे, टेम्परेचर और सैलिनिटी पे, दोनों के सापेक्षिक संबंध पे निर्भर करेगा। किसी भी क्षेत्र की महासागरीय जल का घनत्व जो है किस पर डिपेंड करता है, दोनों के सापेक्षिक संबंध पर डिपेंड करता है, रिलेटिव रिलेशंस पर निर्भर करता है। समझ में आया इसका मतलब, है कि नहीं। जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे तापमान का प्रभाव ज़्यादा है, तापमान कम है, तो डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे किसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया, तापमान का। आया समझ में। दूसरा, उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे, उपोष्ण में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन सैलिनिटी क्या होती है आपकी, जो है ये भी ज़्यादा होती है, सैलिनिटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तापमान लवणता का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्षा की मात्रा पे डिपेंड करता है, जल की मात्रा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी डेंसिटी यहाँ पे क्या मिलेगी आपकी, ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल का घनत्व ज़्यादा होने का कारण क्या हो गया, लवणता की अधिकता हो गई। किसके कारण से हो गई आपकी, लवणता की अधिकता के कारण से। खास करके 20 से 40 के बीच में देखा था ना हमने कि 20 से 40 के बीच में तापमान भी ज़्यादा होता है और लवणता भी ज़्यादा होती है, लेकिन लवणता ज़्यादा होने का प्रभाव वहाँ पे डेंसिटी पे ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि जल भारी हो जाएगा। तो ये तो एक सामान्य संबंध है, तो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग यहाँ से कर देंगे। एक लाइन परिभाषा हो गई आपकी, उसके बाद ये बता देंगे कि इन तीनों के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, और इस तरीके से किसी भी क्षेत्र का जो महासागरीय जल का जो घनत्व है वह इन दोनों के सापेक्षिक संबंधों पर क्या करता है, निर्भर करता है। स्टार्टिंग पैराग्राफ इतना लिख देंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे। अभी डायग्राम को समझेंगे, उतना ही आपका आंसर होगा। चलो आगे यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। जैद क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं टीएस डायग्राम बना लो। तो टीएस के लिए आपका
इधर आपका टेम्परेचर, इधर आपका जो है टेम्परेचर तापमान, इधर आपकी लवणता सेलिनिटी, दो को पहले देखते हैं हम लोग। तो तापमान के लिए T यूज करेंगे, सेलिनिटी के लिए S, और डेंसिटी के लिए जो है सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। डेंसिटी घनत्व को किससे दिखाएंगे यहाँ पे ग्राफ में? सिग्मा से डेंसिटी को, ठीक है। डी यूज नहीं किया गया, सिग्मा यूज किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले T1 तापमान, S1 सेलिनिटी आपका जो है T1 S1, उसके बाद T2 तापमान बढ़ गया, S2, और आपका जो है आगे T3 S3, तुम लोग मत मिटाना, जितना बना उतना ही बना लेना। S3 T3 T2। तो सबसे पहले यदि मान लेते यहाँ पे आपका तापमान, यहाँ पे तापमान ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इधर सेलिनिटी बढ़ रही है, तो तापमान कम है, सेलिनिटी भी कम है ना। यहाँ की बात करें, यहाँ इस वाले एरिया की बात करते हैं, नीचे T1 से और S1 की नीचे की बात करते हैं, तापमान भी कम है, सेलिनिटी भी कम है, तो डेंसिटी क्या होगी? तापमान कम है लेकिन सेलिनिटी कम है ना। तापमान आपका कम है और सेलिनिटी कम है, तो तापमान कम है, डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है ना भाई, राइट। अब इधर जाएंगे तो सेलिनिटी बढ़ेगी और तापमान T1 के नीचे ही है, तो डेंसिटी क्या होगी आपकी? ज़्यादा होती है। तो सिग्मा 4 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी वाला हो गया, सिग्मा 4 ग्रेटर देन सिग्मा 3, अभी पढ़ेंगे सिग्मा 2, सिग्मा 1। तो यहाँ पे जो है डेंसिटी क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी आपकी जो है? सिग्मा 4 वाली डेंसिटी। तो यहाँ पे जान जाओगे क्योंकि टेम्परेचर कम है और सेलिनिटी ज़्यादा है, बताया ना भाई। टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी और सेलिनिटी ज़्यादा होगी तो भी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सिग्मा 4 हम ले लेते यहाँ पर, अधिक डेंसिटी वाला एरिया हो गया। यहाँ पे पानी का घनत्व क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा, तापमान कम है, सेलिनिटी ज़्यादा, इसीलिए तापमान बढ़ते जाएगा तो डेंसिटी क्या होती है? घटते जाती है। तो ये वाला हो गया आपका T1 और S1, ये हो गया आपका T2 एंड S2। तो इसके बराबर में डेंसिटी आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? तापमान बढ़ रहा है, सेलिनिटी कम है तो डेंसिटी कम होगी, तो इसकी तुलना में थोड़ा कम हो जाएगी। तो सिग्मा 3 का ग्राफ हो गया यहाँ पे। फिर ऊपर फिर से सेलिनिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ गई लेकिन तापमान भी बढ़ गया, तापमान भी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया तो सिग्मा 2 हो गया, और यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा 1 को उधर बना देना, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा 1 मतलब सबसे कम डेंसिटी कहाँ पर होगी? तापमान मैक्सिमम और सेलिनिटी कम होगी आपकी जो है, तो सिग्मा 1 इधर बन जाएगा। आ रहा है समझ में? सिग्मा 1 किधर बन जाएगा आपका जो है? उधर की ओर बन जाएगा। तो सिग्मा 3, ठीक है, सिग्मा 3 आपका, और सिग्मा 2 ऊपर थोड़ा बना दो, थोड़ा ऊपर कर दो और कुछ मत करो। सिग्मा 3 हो गया और ये सिग्मा 2
और सिग्मा 1 इधर आएगा, क्योंकि सेलिनिटी, तापमान बहुत ज़्यादा हो गया, सेलिनिटी बहुत कम है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर इधर आपका सेलिनिटी ज़्यादा है लेकिन तापमान भी ज़्यादा है, तो कंपेरेटिवली इसकी तुलना में सेलिनिटी, डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी थोड़ा कम होगी आपकी जो। और यहाँ पे तापमान कम है, सेलिनिटी भी ज़्यादा है, तो इसकी तुलना में डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होगी। और तापमान कम हो रहा है, डेंसिटी, सेलिनिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिग्मा 4 हो गया। है ना बस समझ में। तो सिग्मा 4 सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद दोनों के बीच की स्थिति हो गई, इन दोनों के बीच की स्थिति सिग्मा 3 हो गई, क्योंकि तापमान बीच का है ना, तापमान भी बीच का है और सेलिनिटी भी बीच की है, तो डेंसिटी क्या होगी, दोनों के बीच की होगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो ये सिग्मा 3 वाला हो गया, सिग्मा 2, और इधर आपका सबसे कम, दोनों कम ले लेंगे, सॉरी ये अधिक ले लेंगे और ये आपका कम ले लेंगे, है ना। ये आपका कम हो गया सेलिनिटी, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई आपकी, कम हो गई। तो इस तरीके से ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ा समझना है और उसी को एक्सप्लेन भी करना है। आया समझ में, आकांक्षा आया समझ में, है ना। सिग्मा 4 सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला है, क्यों, क्योंकि सेलिनिटी भी ज़्यादा है और तापमान भी कम है, T1 से नीचे लिया ना हमने जो है। तो सिग्मा 4 जो है मैक्सिमम डेंसिटी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, टेम्परेचर क्या है, लेस टेम्परेचर है, और सेलिनिटी क्या है, मैक्सिमम है कि नहीं, S3 ज़्यादा है, तो ये सिग्मा 4 हो गया। दोनों के बीच की स्थिति हो गई, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो इसलिए सिग्मा 3 हो गया। तो सिग्मा 2 और फिर आपका सिग्मा 1। आया समझ में, नहीं आया, आया समझ में ना। तो इसी को एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, सिग्मा 4 डेंसिटी अधिक क्यों है यहाँ पर, क्योंकि तापमान कम होता है और लवणता क्या है यहाँ पर, तापमान भी कम है और लवणता भी अधिक है, तापमान कम है और लवणता क्या है, अधिक है, इसलिए वहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई आपकी, अधिक हो गई, मैक्सिमम हो गई। आ रही बात समझ में। दूसरा पॉइंट है आपके जो है सिग्मा 1, ये वाला सिग्मा 1 सबसे कम डेंसिटी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि तापमान भी ज़्यादा है और लवणता क्या है आपका, सबसे कम है, ठीक है नहीं, लवणता कम है और तापमान T3 और ये S1। आया समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। बाकी दोनों के बीच की स्थिति हो गई, सिग्मा 1 और सिग्मा 4 के बीच की स्थिति हो गई कि दोनों में किस प्रकार का संबंध है, तो उसको बीच की स्थिति बता देना, सिग्मा 2 और सिग्मा 3। आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया भाई, T3 S3 यहाँ पर लिखना है, ये वाला T3 S3 वाला कंडीशन हो गई, तीसरी वाली। तो एक्सप्लेन कर लोगे, हुआ कि नहीं हुआ। ये आपको TS डायग्राम, तो इसलिए TS डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं और एक्सप्लेन कैसे करोगे समझ में आया। सिग्मा 4 और सिग्मा 1 को पहले बता देना, सिग्मा 4 को एक्सप्लेन कर देना, सिग्मा 1 को एक्सप्लेन कर देना, सबसे कम घनत्व, सबसे कम घनत्व वाला हो गया और ये सबसे अधिक घनत्व वाला हो गया। इधर आपका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो घनत्व कम होगा, सैलिनिटी कम होते जाएगी तो घनत्व बढ़ते जाएगा, सॉरी घटते जाएगा। तो ये घट रहा है इधर की, और उधर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा ना इधर आपका फिर से, इसलिए ग्राफ को ऐसे बनाया हुआ। क्यों बनाया, क्योंकि सैलिनिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी फिर से क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। आई ना बस समझ में। तो इस तरीके से तो ये एक्सप्लेन कर देना, बाकी दोनों बीच की स्थिति हो गई। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, जल राशि क्या होती है। जैसे हमने वायु राशि पढ़ा था, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, वायु राशि किसको कहते हैं, जैसे जहाँ पे समान तापमान और समान आर्द्रता वाली वायु को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, समान तापमान एवं समान आर्द्रता, जिनको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा दी उनको पता होगा, एयर मासेस कहते हैं।
आया समझ में कि जिस वायु की राशि का मतलब बहुत बड़ी मात्रा, वायु का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, वायु का विस्तृत क्षेत्र जिसमें क्या मिलता है आपका जो है समान ताप और समान आर्द्रता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर मासेस कहते हैं। आ रही बात समझ में? एयर मासेस का मतलब है आपका लार्ज एक्सटेंसिव एरिया ऑफ एयर, large extensive area of air having uniform temperature and humidity या moisture, तो उसको वायु राशि कहते हैं। आया समझ में? तो उसी प्रकार ओशनोग्राफी में जल राशि का कॉन्सेप्ट है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए जल राशि क्या होती है, तो यहाँ पे तापमान और आर्द्रता की जगह पे क्या आ जाएगा, लवणता और तापमान आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है जल राशि का मतलब हो गया जल, खास करके महासागरीय जल, महासागर का ही मेनली होता है आपका जो है महासागरीय जल का वह भाग या वह क्षेत्र जहां पर तापमान लवणता में क्या पाई जाती है आपकी जो है समानता पाई जाती है, समानता या समान, उस पूरे क्षेत्र में लगभग क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं आपके जो है जल राशि कहते हैं, वाटर मासेस कहते हैं। एरिया ऑफ ओशनिक वाटर, एरिया ऑफ ओशनिक वाटर हैविंग इक्वल या यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। आ रही बात समझ में? तापमान सैलिनिटी में समानता, और इसके कारण से घनत्व भी लगभग क्या होता है, घनत्व भी क्या हो जाएगा उसमें समान, डेंसिटी भी जोड़ देना, डेंसिटी में भी क्या होता है, भौतिक गुणों में समानता होती है। तापमान, लवणता और डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, जल राशि का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। इस भौतिक गुणों में क्या पाई जाती है, आपकी समानता पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल राशि। क्लियर? क्योंकि सैलिनिटी टेम्परेचर इक्वल है तो वहाँ की डेंसिटी भी क्या होगी, सेम ही होगी, इक्वल हो जाएगी आपकी, जो यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो जल राशि क्या समझ में आ गया? तो ये जल राशि का कॉन्सेप्ट कभी आ जाए क्वेश्चन, महासागरीय जल राशि से आप क्या समझते हैं। और तो यहाँ पर जल राशि जैसे T1 S1 एक जल राशि हो गई, एग्जाम्पल के रूप में अब कौन सा हो जाएगा, T1 S1 और D1 सिग्मा 1, सॉरी, ये एक कम तापमान, कम लवणता और कम डेंसिटी वाली क्या हो गई आपकी जल राशि हो गई। मैक्सिमम वाली सिग्मा 4 हो जाएगी, T3 नहीं, T3 नहीं आएगा, मैक्सिमम वाला आ जाएगा डेंसिटी T1 S3 और सिग्मा 4, ये आएगा मैक्सिमम वाले में T1 S3 और सिग्मा 4। T1 S3 यहाँ पे लेंगे तो, और डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? T1 तापमान कम, सैलिनिटी ज़्यादा, तो डेंसिटी क्या हो गई आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी, T1 से नीचे आए तो, है कि नहीं? तो एक जल राशि हो गई आपकी, अधिक घनत्व वाले जल की राशि हो गई। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से जल राशि का कॉन्सेप्ट कभी आ जाए, अभी तक शायद पूछा नहीं है कि जल राशि क्या होती है, कैसी होती है। और बाकी फिर इस ग्राफ को समझा देना है, समझा लोगे? ठीक है, सिग्मा 1 को समझा देना है, सिग्मा 4 को समझा देना है, और दोनों के बीच की स्थिति कौन सी होगी, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। बहुत ज़्यादा घनत्व नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम घनत्व, दोनों की बीच की स्थिति हो गई, मध्यवर्ती स्थितियाँ। तो ये हो गया TS डायग्राम। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताएं। चलिए, तो एक टॉपिक ये कंप्लीट होता है आपका, कौन सा वाला है ना, महासागरीय तापमान, लवणता, घनत्व में क्या संबंध है। कोई भी क्वेश्चन आएगा
मैंने पीछे भी पढ़ाया था, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, वो वाला ग्राफ भी डाल सकते हो यहाँ पर कि गहराई के अनुसार कैसे चेंज होते हैं, बताया था ना, वो अलग भी आ जाएगा। और किसी महासागरीय जल पर तापमान, लवणता, उष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है वो डाल सकते हो। हाँ T3, हाँ इसमें T3 आएगा, सॉरी, ठीक है, T3S1 और सिग्मा 1, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो ये हो गया आपका TS डायग्राम। अब आते हैं हम लोग, सिलेबस में एक टॉपिक दिया होगा उष्मा बजट, महासागरीय उष्मा बजट और लवण बजट। तो पहले महासागरीय उष्मा बजट देखते हैं। सिलेबस में ऑप्शनल में एक टॉपिक लिखा हुआ है, बहुत ही सरल टॉपिक है, ओशनिक हीट बजट। दिया सिलेबस में ओशनिक हीट बजट, है ना। क्वेश्चंस लेके आया करो, जो भी पढ़ा दिया उसके क्वेश्चन लेके आना। कल विशाल एंड राहुल, उन दो से तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। खुशबू, जितने भी साथ साथ निपट लेंगे, तुम लोग का ही फायदा है। क्वेश्चन देख लोगे तो साथ साथ कि भैया उसका आंसर क्या लिखना है। और भी कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने कहा तरीका बता दिया, लेकिन IAS बनना है तो अभी 24/7 आवर्स अपने आप को कहाँ डुबा दो, पढ़ाई में। समझ में आया ना, कि सोते जागते उठते क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ना बाकी, ये सब यही चलते रहना चाहिए दिमाग में। क्या खाया, क्या पिया, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप, यदि वो अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई, तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी तो कहाँ से होगी। तो पहली प्रायोरिटी तो होना चाहिए स्वस्थ शरीर। चाहे दुनिया का कुछ भी काम करते हो, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर का जो मुझे लगता है कि फॉर्मूला है, कोई जेनेटिक बीमारी आपको नहीं है तो प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम। खाना पीना भी सही हो, प्रॉपर स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम, यही है। कोई जेनेटिक बीमारी ना हो आप लोग को तो खाना पीना थोड़ा सा तेल, समोसा, कचौड़ी कम खाओगे तो पेट जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। तो लिस्ट खाने की कोशिश किया करो। कभी कभार टेस्ट चेंज करने के लिए सप्ताह 15 दिन में एक आध बार खा लिए तो नुकसान नहीं है। मैगी वैगी है, वो भी सप्ताह 15 दिन में एक आध बार टेस्ट चेंज करने के लिए खा लो तो नुकसान, लेकिन रोज ही मैगी खा रहे हो टाइम बचाने के लिए, तो एक समय बाद फिर मैगी पूरी बाहर निकलेगी, ठीक है, अलग अलग रूपों में निकलेगी। तो ये टेस्ट चेंज करने के लिए, जब हम दाल भात चावल सब्जी खाते खाते बोर हो जाते हैं, लेकिन अच्छी डाइट जो माना जाएगा वही आपका प्रॉपर दाल चावल सब्जी रोटी का ही कॉम्बिनेशन है जो प्रॉपर डाइट है आपकी, है ना। उसके अलावा थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह बीच बीच में खा लिया करो, तो उससे भी कुछ पौष्टिकता तो मिल जाएंगे जो शरीर के लिए ज़रूरत है कभी कभार, है कि नहीं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये जीवन में एक लक्ष्य बना लो कि स्वस्थ शरीर रहना है। नहीं तो फिर वही होगा कि जैसे एक दो टीचर्स है दिल्ली में, पहले हम लोग क्या पर आवर, जैसे कई सारे कोचिंग पर आवर पे करते हैं, तो एक टीचर था जो 8 से 12 घंटे डेली क्लास लेता था। मतलब पागल हो जाओगे तुम तो, 8 घंटे पढ़ाने के बाद हिम्मत नहीं बचती। मैं अभी तक मैक्सिमम 8 घंटे, एक ही बार 9 घंटे एक बार पढ़ाया था किसी को एक जगह पे, एक ही बार पढ़ाया एक ही दिन। 8 घंटे 6 घंटे नॉर्मल ठीक लगता है, 6 घंटे से ज़्यादा क्लास रहती है, 2 घंटे लास्ट वाली झिलाऊ होती है ना। वो पैसे के लिए पढ़ा देते हैं, पर अगर पैसा मिल रहा है तो 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा दी, बात अलग है। लेकिन 6 घंटे तक पढ़ाने का अच्छा मन करता है, लास्ट 2 घंटे पढ़ाने का मन। तो एक हम जैसे एवरेस्ट यहाँ के टीचर्स के लिए बता रहे हो, मतलब UPSC सेक्टर्स के टीचर्स की, तो टीचर क्या किया था, कुछ सालों तक रेगुलर 8 से 12 घंटे पढ़ाया, सिर्फ पैसे के लालच में, ठीक है। SSC वाले टीचर था। अब उसके बाद उसका वोकल ही खराब हो गया,
गला गया तो लालच में फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके बाद भी उतना इफेक्टिव कहाँ रहेगा फिर। तो आदमी को अपनी एक क्षमता, हर चीज़ की एक क्षमता है, उससे ज़्यादा ज़बरदस्ती एफर्ट लगाओगे तो नुकसान करेगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ की क्षमता से ज़्यादा यूज करोगे तो कहीं ना कहीं खराब होना ही होना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लालच के चक्कर में फिर पता चल रहा है कि अब वो कमाने लायक ही नहीं बचा। तो पहले ही थोड़ा 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ा लेता तो वो कल कम से कम ठीक रहता उसका। तो ये भी होता है। तो लालच ज़्यादा नहीं करना है, शरीर की क्षमता को ध्यान में रखना है। चलिए उष्मा बजट में आते हैं, महासागरीय उष्मा बजट। तो इसमें भी 3-4 चीज़ें देखनी। पहली तो एक लाइन परिभाषा, महासागरीय उष्मा बजट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। दूसरा, महासागरीय उष्मा बजट का स्रोत क्या क्या है ना। महासागरीय जल उष्मा बजट या महासागरीय जल जो है गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया। ठंडे होने की प्रक्रिया, गर्म एवं ठंडे होने की प्रक्रिया आपका जो है किसका, महासागरीय जल का। समझ ही गए होंगे महासागरीय जल के बारे में पढ़ रहे तो। इसी को महासागरीय उष्मा का स्रोत करके भी लिख सकते हो, सोर्सेस है ना। प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशनिक वाटर। महासागरीय जल के बारे में पढ़ रहे तो जल सब में आ जाएगा। तो स्रोत या उसको ही महासागरीय उष्मा का स्रोत लिख सकते हैं। महासागरीय उष्मा का सोर्स, सोर्सेस क्या, स्रोत। उसके बाद है उष्मा बजट का एक सूत्र पढ़ेंगे, है ना। हीट बजट का क्या पढ़ेंगे आपके जो है, हीट बजट का एक सूत्र पढ़ेंगे। फॉर्मूला दूंगा आप लोग को, और उस फार्मूला का ही फिर लेखा जोखा, उष्मा बजट का लेखा जोखा, है ना। हीट बजट का लेखा जोखा, रिकॉर्ड ऑफ हीट बजट। और उसका महत्व क्या है, हीट बजट पढ़ रहे तो कुछ तो काम का होगा महत्व। तो जो महासागरीय परिसंचरण है वो हीट बजट से ही निर्धारित होता है। महासागरीय परिसंचरण, महासागरीय जल परिसंचरण, ओशनिक वाटर सर्कुलेशन, ओशनिक वाटर सर्कुलेशन। हिंदी में, इंग्लिश में लिख लीजिए ओशनिक वाटर सर्कुलेशन। लिख लिया। लेखा जोखा में कितना उष्मा प्राप्ति हुई, रिसीविंग हीट कितनी हुई, और उष्मा निष्कासन इमिशन कितना हुआ। रिसीविंग आपका है और ये आपका इमिशन ऑफ हीट, रिसीविंग ऑफ हीट कितना रिसीव कर रहे हो और कितना इमिट कर रहे हो। ये 4 डायमेंशंस याद रखने हैं। तो उष्मा बजट की परिभाषा क्या होगी, उष्मा बजट का मतलब क्या होता है, कितना कमाया और कितना खर्च किया, यही होता है। तो हम जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं सभी जगह समान नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी जो है पृथ्वी पर, चाहे वह वायुमंडल हो चाहे महासागर जल हो, उष्मा संतुलन बना रहता है। यहाँ पे हम महासागरीय जल की उष्मा संतुलन की बात कर रहे हैं। जबकि होता क्या है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की उष्मा क्या हो रही है, ज़्यादा मिल रही है ना। यहाँ पे हीट क्या हो रही है आपकी जो है, हीट ज़्यादा मिल रहा है। इधर हीट क्या हो रही है आपकी, कम मिल रही है। उसके बावजूद पूरे पृथ्वी के उष्मा के तापमान में क्या बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उष्मा रिसीव हो रही है उतना ही कहीं ना कहीं खर्च भी हो रही है, तभी उष्मा का संतुलन क्या हुआ है आपका जो है, बना हुआ है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हीट बजट कहते हैं, है ना। जैसे आपका पैसों का बजट की परिभाषा क्या होगी कि कितना हम कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा या उसका अंतर क्या कहलाएगा, आपका बजट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया,
तो लिख लीजिए एक लाइन परिभाषा, महासागरीय जल को उष्मा की प्राप्ति, महासागरीय जल को उष्मा की प्राप्ति, महासागरीय जल को उष्मा की प्राप्ति एवं उसके द्वारा निष्कासित उष्मा की मात्रा, उसके द्वारा निष्कासित उष्मा की मात्रा के लेखा जोखा को, महासागरीय उष्मा बजट कहा जाता है, जिसके द्वारा ही महासागरीय जल का उष्मा संतुलन बना रहता है। इंग्लिश में लिख लिया क्या स्नेहा, नहीं लिख पाए? लिख लिया, रिसीविंग ऑफ हीट by receiving of heat of oceanic water, receiving heat of oceanic water and emission of heat from oceanic water, balance between the difference between these are known as heat budget of oceanic water, and through which heat balanced found in oceanic water। क्लियर है? समझ गए ना? समझ रटना नहीं है, सीधा सा है कि भैया महासागरीय जल को जितना प्राप्त हो रहा है उतना ही कहीं ना कहीं खर्च भी हो रहा है, तभी तो संतुलन बना हुआ है ना। तुम लोग के पास भी जितना आ रहा है उतना खर्च कर रहे होगे, नहीं तो बैंक बैलेंस बढ़ते जाता है, कम पड़ जाता होगा, है ना। लास्ट में कम पड़ जाता है ना भाई, कि लास्ट में जो है कम पड़ जाता है। यदि किसी का अच्छा मैनेजमेंट है तो नहीं पड़ता है, लेकिन अधिकांश लोग का लास्ट आते तक, महीना लास्ट आते तक ख़त्म हो जाते हैं पैसे, फिर नेक्स्ट महीने का इंतज़ार करो। अब आजकल तो एक साथ भी डाल देते हैं आपके पेरेंट्स लोग, हम पे विश्वास नहीं हुआ करता था, हर महीने दिया करते थे। चलिए अब आते हैं गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया कि महासागरीय जल जो है गर्म कैसे होता है, ठंडा कैसे होता है। महासागरीय जल के गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशनिक वाटर प्रोसेस, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशनिक वाटर। तो गर्म कैसे होता है और ठंडा कैसे होता है, कूलिंग डाउन एंड हीटिंग। तो मेन तो आपका सूर्य की सौरिक विकिरण का अवशोषण 99% पृथ्वी महासागरीय जल को भी गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल सोर्स क्या है आपका, जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, 99% यही कंट्रीब्यूट करता है। 99% आपका जो है, आया समझ में? सोलर रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन। क्लियर है? तो 99% महासागरीय जल को भी गर्म करने में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसी का होता है। फिर थोड़ा बहुत अदर्स में जाएंगे तो आ जाएगा थर्मल कन्वेक्शनल करंट, तापीय संवहन धाराएं, तापीय संवहन धाराएं, थर्मल कन्वेक्शनल करंट्स, तापीय संवहन धाराएं, मतलब अधिक जल से ठंडे जल की और ठंडे जल से अधिक जल की और पानी का क्या होते रहता है, प्रवाह। ताप में अंतर के कारण से जल का क्या होते रहता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक प्रवाह होते रहता है। तापांतर के कारण जल का चक्रीय प्रवाह, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस।
साइक्लिक फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो उसके कारण से थोड़ा सा कहीं का पानी ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडा होगा आप कह जो। फिर जल की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, कोई भी चीज़ गति करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, समुद्री तरंगे निरंतर चलते रहती है तो 1/2 mv², फिजिक्स वाले पढ़े होंगे बचपन में कभी। 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी को बताता है। तो कोई भी चीज़ गतिशील है तो कुछ उष्मा भी ना, आप लोग भी दौड़ते तो उष्मा निकलती है। और फिर पृथ्वी की आंतरिक उष्मा, पृथ्वी के अंदर से भी ज्वालामुखी क्रिया वगैरह होते रहती है समुद्र में, तो उससे भी पानी को कुछ तापमान, पृथ्वी की आंतरिक उष्मा कटकों के सहारे तो निरंतर हो ही रहा है, अभी भी हो गई नहीं, कटकों के सहारे निरंतर हो ही रहा है। पृथ्वी की आंतरिक उष्मा, इंटरनल हीट ऑफ अर्थ, और थोड़ा बहुत संघनन की गुप्त उष्मा को लेते हैं, संघनन की गुप्त उष्मा। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये कैसे आएगा यहां पर, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो पानी के ऊपर भाप भी बनते रहती है और थोड़ी बहुत भाप वहीं पर भी फिर से जल में कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर कम वगैरह हो जाएगा तो उससे भी कुछ हीट जो है आपका, मैंने कहा ना 1% में सब आ जाएंगे, 99% तो आपका सूर्य ही है, बाकी 1% में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन, समझ गए ना भाई। जैसे आप लोग की सफलता में 99% योगदान आपके पेरेंट्स का होगा, रिश्तेदारों का 1% होगा मतलब इधर हम लोग का कंट्रीब्यूशन छोड़ दो तो पढ़ाने वढ़ाने में मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा, 99% आप मम्मी पापा का ही, भाई बहन है तो भाई बहन का, 1% ही होंगे जो बाहर से लोग सपोर्ट करते होंगे, चाचा ताऊ, तो टांग खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ IAS की तैयारी कर रहे हो ना, IAS तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लक्ष्य बड़ा रखो, जीवन में लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए और उस पर मेहनत भी करना, फिर क्षमताओं को भी देखना है कि क्षमता क्या है। अब जैसे मैं लक्ष्य रख लूँ कि इसको उठा करके ऐसे हवा में उड़ा दूंगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा अपनी क्षमताओं को भी देखना है कि हमें कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ोगे तो नुकसान नहीं होगा, तो पढ़ाई में लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो IAS की तैयारी कर रहे तो कहीं ना कहीं नीचे गाइडेंस जो दे रहे, जैसे मैंने कहा ना कि अभी भी तुम लोग सीरियसली नहीं लेते हो मेरी बातों को, मैंने कहा MA में कर लो, है ना, जैसे ज्योग्राफी में MA कहीं से भी मौका मिलता है कर लो, तो इससे क्या होगा, एक रास्ता बाद में निकल, जितना पढ़ाना वही पढ़ के जाके वहाँ लिखना है, बस 4-5-10 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको बीच में निकाल के, तो इससे क्या होगा, आपका एक रास्ता निकल जाएगा नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। नहीं ये चीज़ है ना, अभी हवा अभी लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना UPSC गैम्बल है, इस तथ्य से, इस फैक्ट से UPSC क्या है, जुआ है, जीत गए तो सीधा और नहीं जीते तो नुकसान नहीं है वहाँ पे। इतना आपके पास यदि आप सीरियसली तैयारी किया और इतना नॉलेज है कि आप अपने जीवन अच्छे से कहीं ना कहीं चला लोगे। मोरे को देख सकते हो, चला ही रहा हूँ, ठीक है, ठीक ठाक चला रहा हूँ आ रही ना बात समझ में। तो थोड़ा सा एक साइड में नेट JRF वगैरह निकल जाएगा, जैसे जो आपका सब्जेक्ट है उसमें MA कर लो, उसी से नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पेमेंट भी 1 लाख से कम नहीं होती आज की डेट में, 75,000 से स्टार्ट होती है। 2 घंटे जाकर के कॉलेज में क्लास लेना होता है और बाकी फिर मौजा ही मौजा है, तो वो भी एक कोई बुराई बुराई नौकरी नहीं है, ठीक है। तो एक रास्ता निकाल के रखो, उसी रास्ते में बीच में सफ़र है तो थोड़ा देर वहाँ का में एंजॉय कर लो, अलग से नहीं करना है कुछ। आया समझ में? तो कर लेना है। हालांकि MA ज्योग्राफी आसानी से नहीं होता है, तो 1-2 जगह से जुगाड़ जिसके पास है, अखिलेश सर वगैरह के पास है जुगाड़, तो उनसे मिल लेना भाई। चलिए एक तो ये हो गया। तो इनसे जो है आपका महासागरीय जल गर्म होता है, ठंडा कैसे होता है, इसका उल्टा कर दो तो ठंडा हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, सतह से पुनर्विकिरण,
है ना। महासागरीय जल के सतह से पुनर्विकिरण होता है, आपका रीरेडिएशन, पुनर्विकिरण। धीरे धीरे महासागरीय जल क्या होगा, जैसे रात हो जाएगी तो पानी धीरे धीरे ठंडा होता है कि नहीं होता है, तो ठंडा कैसे होता है, रीरेडिएशन हो जाता है। आप कह रीरेडिएशन। फिर संवहन के द्वारा भी ठंडा होता है, कन्वेक्शन यहां पर भी आ जाएगा, संवहन द्वारा कन्वेक्शन। ठंडा पानी नीचे बैठेगा, गर्म पानी को ठंडा कर देगा। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो वाष्पीकरण से पानी ठंडा होता है। कैसे बताओगे, एग्जाम्पल दो भला। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ यूपोराइजेशन। क्या विशाल बताओ, वाष्पीकरण से कैसे पानी ठंडा होगा। कूलर में पानी, कूलर का जो हवा ठंडी कैसे होती है, कूलर हवा ठंडा करने के प्रोसेस किस बेस पर है, वाष्पीकरण से ही है ना। कि वाष्पीकरण में ऊष्मा क्या हो रही, खर्च हो रही है, इसलिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उससे लगा हुआ पानी भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई ना बस समझ में। कूलर में तुम गर्म पानी भी डाल दो धूप से ला करके, और कुछ देर बाद वो ठंडा पानी भी क्या हो जाएगा, कुछ दिन में ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा रहेगा वो। क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण हो तो ऊष्मा खर्च हो रही है, और खर्च होगी तो टेम्परेचर कम होगा, सीधी सी बात है। ऊष्मा खर्च होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, खर्च। तो उसको हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, कि वाष्पीकरण में भी कुछ ऊष्मा क्या होती है, खर्च होती है, और संघनन में ऊष्मा प्राप्त होती है। संघनन में ऊष्मा गेन करता है, तब जाकर के पानी ऊष्मा छोड़ता है, और फिर पानी संघनन में पास पास आते, इस कारण से जैसे भाप होता है, भाप के ऊपर हाथ डालते हो गर्म लगता है आपको, क्योंकि जैसी भाप संघनन होता है उसका तुरंत हीट क्या करती है, रिलीज करती है, उसके कारण से पानी फिर क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, बाकी क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला तो यही से, दूसरा पॉइंट ये डिस्कस करना है आपको इस टॉपिक में, है ना। पहला परिभाषा डिस्कस कर लेंगे आप लोग, है ना। पहले मीनिंग बता दिए, मीनिंग बताई दिया मैंने। उसके बाद कि महासागरीय जल जो है गर्म और ठंडा कैसे होता है, किस प्रक्रिया से होता है, किस सोर्स से होता है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना है। ठीक है, तीसरा एक फॉर्मूला है, ऊष्मा, महासागरीय ऊष्मा बजट के लिए सूत्र दिए गए, QS माइनस QB माइनस QH माइनस QE इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा वैश्विक महासागरीय ऊष्मा बजट का फार्मूला हो गया। ग्लोबल ओशनिक हीट बजट को इस तरीके से दिखाएंगे। अब QS क्या है लिख लीजिए। QS आपका जो है सौरिक विकिरण का अवशोषण, है ना। सौरिक विकिरण, कुछ आकाशीय विकिरण लिख देते हैं, सूर्य के अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत चांद तारों से भी विकिरण आती है, इसलिए सौरिक एंड आकाशीय विकिरण का अवशोषण। शुरू में भी जैसे 99% लिखा था, इसमें भी आकाशीय विकिरण भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो, लिखा रहेगा तो गलत नहीं है, घबराना नहीं वहाँ पे। आकाशीय का मतलब आकाश से आने वाली सब चीज़ें आ जाएंगी, तो थोड़ा बहुत सौरिक आकाशीय विकिरण का अवशोषण। QS क्या समझ में आ गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एंड स्पेस रेडिएशन। उसमें से बाकी खर्च कर दो। QB क्या है आपका, QB जो है समुद्री सतह द्वारा पुनर्विकिरण, समुद्री सतह द्वारा पुनर्विकिरण,
समुद्री सतह द्वारा पुनर्विकिरण। चलो आगे। फिर QH क्या है? संवहन के द्वारा खर्च की गई ऊष्मा। इंग्लिश में लिख ले इसका, री-रेडिएशन थ्रू सी सरफेस, री-रेडिएशन थ्रू सी सरफेस। फिर है संवहन के द्वारा खर्च की गई ऊष्मा, संवहन के द्वारा खर्च की गई ऊष्मा। संवहन के द्वारा खर्च की गई ऊष्मा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा आपका जो है, ठीक है, हीट इमिट्स थ्रू कन्वेक्शन, हीट इमिट्स थ्रू कन्वेक्शन। संवहन समझते हो ना, पानी का गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म की ओर, उससे भी ऊष्मा क्या होती है आपकी, है ना। गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हो तो पानी फिर ठंडा हो जाता है आपका जो। तो खर्च की गई ऊष्मा, आप कितना गर्म मिला रहे हो, कितना ठंडा मिला रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा पानी गर्म होगा कि ठंडा होगा। ठंडे में गर्म मिलाओगे तो धीरे धीरे गर्म होते जाएगा, और गर्म में ठंडा मिलाओगे धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। तो कन्वेक्शन के द्वारा खर्च की गई ऊष्मा, हीट इमिट्स थ्रू कन्वेक्शन। और QE है, ये आपका वाष्पीकरण, इवेपोरेशन एवं संघनन की गुप्त ऊष्मा का अनुपात। रेशियो ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। संघनन और वाष्पीकरण, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, रेशियो ऑफ या प्रोपोर्शन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसका मतलब ये है कि वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है कि संघनन ज़्यादा हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा पानी ठंडा हो रहा है कि गर्म हो रहा है। वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो ठंडा होगा पानी धीरे धीरे करके, और कंडेंसेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर तो पानी गर्म होगा, थोड़ा सा नॉर्मल आप कह जो आगे बस समझ में। तो दोनों के रेशियो पे डिपेंड करेगा, तो उसको लिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी हमें प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होने में तो मेन हमारा 99% यही वाला हो गया, है ना। 99% हमने यही देखा, तो मेन सोर्स यही लिया हुआ है। अदर सोर्स भी आ जाएंगे इसके अंतर्गत, है ना, अदर सोर्स भी आ गए। अब उसमें से ये सब माइनस करने के बाद क्या हो जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए, तभी ओशनिक वाटर का क्या बना रहेगा, ऊष्मा संतुलन बना रहेगा। तो इन सबको माइनस कर दो तो वहाँ पर क्या बना रहेगा, ये ग्लोबल हीट बैलेंस का फॉर्मूला हो गया। ग्लोबल हीट बैलेंस का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। लेकिन रीजनल डिफरेंस हो सकता है, जैसे कहीं पे गर्म जलधारा है, कहीं पे ठंडी जलधारा है कि नहीं, कहीं पे अपवेलिंग हो रहा है, तो वहाँ पे रीजनल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो रीजनल के अलग से दिया गया है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, सरल है, कुछ है नहीं। देख समय किसी प्रदेश विशेष, किसी प्रदेश या क्षेत्र विशेष, किसी प्रदेश एवं क्षेत्र विशेष, प्रदेश एवं समय विशेष, समय भी इंपॉर्टेंट है, गर्मी का दिन है कि ठंडी का दिन है, ये भी डिपेंड करेगा ना भाई। ठंडी के दिनों में स्थिति अलग होगी, के संदर्भ में हीट बजट इन कॉन्टेक्स्ट टू पर्टिकुलर रीजन, इन कॉन्टेक्स्ट टू पर्टिकुलर रीजन और एंड टाइम। महासागरीय ऊष्मा बजट, यहाँ पे शुरुआत में भी लिख सकते हो, महासागरीय ऊष्मा बजट या प्रादेशिक ऊष्मा बजट लिख लो, ज़्यादा बेटर है। प्रादेशिक ऊष्मा बजट, रीजनल, महासागरीय प्रादेशिक ऊष्मा बजट, इसका मतलब है किसी प्रदेश एवं समय विशेष के संदर्भ में। तो प्रदेश और समय को अलग से ले रहे हैं। वो जो भी हमने पढ़ा पूरे पृथ्वी का, ग्लोब का पढ़ा है एक साथ, पूरे ग्लोब की बात करेंगे तो हीट बैलेंस ऐसे बना रहता है।
अब रीजन की बात करें, जैसे बिलासपुर की स्थिति अलग होगी, है ना, और राजस्थान के जोधपुर की स्थिति थोड़ा अलग होगी, होगी कि नहीं होगी? हालांकि महासागर के अंदर नहीं आएंगे तो महासागरी भाग ले लो भाई, कि हमारा जो मुंबई है उसकी स्थिति अलग होगी, चेन्नई की स्थिति थोड़ा सा अलग होगी, या अमेरिका में न्यूयॉर्क की स्थिति अलग होगी, है कि नहीं? तो अभी कौन से देश न्यूज में है मिताली? हैं? इसके अलावा हमारा नाम मिताली है, स्पेशली मिताली को पूछ रहा हूँ। अच्छा है, बताओ मिताली, वेनेजुएला के अलावा कौन कौन से देश है जिसको अमेरिका ने धमकी दी है? उसके अलावा शाश्वत, विशाल, और 5 देशों को धमकी दी उसने, भाई तुमको उठा ले आएंगे, समझ लो, नहीं तो सुधर जाओ, नहीं तो। समझ में आया? समझ में? एक कोलंबिया को दी है, कोलंबिया, क्यूबा, समझ गए, और एक और किसी को दी है, मैक्सिको, हाँ मैक्सिको। ग्रीनलैंड को तो बोला कि भाई ये भी मेरे लिए ज़रूरी है, तो उसको भी कब्जा करने की नज़र उस पर है। सीरिया और नहीं दिया, हाँ सीरिया तो खैर वो अलग है, ट्रम्प ने जो धमकी दी उनकी बात कर रहा हूँ। तो ट्रम्प ने ईरान को तो दिया ही है, इसके अलावा कोलंबिया को, क्यूबा को, मैक्सिको को वो दिया हुआ है, और डेनमार्क, जो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर में है, तो उसको कहा है कि भाई ये भी मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी सुरक्षा के, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो उस पर भी उसकी नज़र है। चलिए, तो आज भी जो है सोच सकते हो कि किसी देश के राष्ट्रपति को आराम से उठा करके कैद करके उसके बिस्तर से उठाया जा सकता है, ये अमेरिका ने प्रूफ कर दिया है। चलिए, इसमें आ जाओ, आपका इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसमें है आपका QS फिर से वही रहेगा, माइनस QB भी वही रहेगा, QH भी रहेगा, QB माइनस QH, ये सब सेम रहेंगे आपके। दो अलग से आ जाएंगे, QU एंड QV, QU माइनस QV इज इक्वल टू 0। तो बाकी सेम है, QU और QV में आ जाओ। स्थानीय रूप से खर्च की गई ऊष्मा, QV है स्थानीय खर्च की गई ऊष्मा। जैसे अभी दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी है और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, गर्मी है, तो हमारे ऊष्मा खर्च हो रही है, वहाँ ऊष्मा गेन हो रही है ना। एनर्जी यूज्ड या एनर्जी एक्सपेंड या एनर्जी इमिट्स लोकली, लोकल रूप से जो है स्थानीय रूप से खर्च की गई ऊष्मा। आया समझ में? स्थानीय रूप से कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे। और V का मतलब है तरंगों और धाराओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। V है आपका तरंगों एवं धाराओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तरंगों और धारा के द्वारा हीट ट्रांसफर थ्रू वेव्स एंड करेंट्स। आया समझ में? तो इस तरीके से रीजनल हीट बैलेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला दिया गया है, रीजनल हीट बैलेंस के लिए। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो कल इसको देखते हैं। बाकी इसके बाद लवण बजट, 10 मिनट का लवण बजट है, लवण बजट भी खत्म हो जाएगा। फिर एक टॉपिक बचेगा महासागरीय निक्षेप, क्या बचेगा? ठीक है, तो वो भी एक क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर ख़त्म ना, कुछ बचा है और फिर आपका ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ओशनोग्राफी ख़त्म होगी, फिर एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिकनिक का क्या बना रहे हो? पिकनिक का
7-8 फरवरी को नहीं जमेगा क्या? थोड़ा सा और आगे कर दो तो 7-8 फरवरी। जब क्या जनवरी में पढ़ने का रिदम बना है तो ओशनोग्राफी थोड़ा ख़त्म कर दे सोच रहा था बीच, और वो वीकडेज थोड़ा सा जम नहीं रहा है, वीकेंड रहता है तो ठीक लगता है। शुरू में पढ़ाई लिखाई छोड़ के पिकनिक मनाने चले गए अगले साल तक तो कौन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा पता ही नहीं है। ठीक है, देख लो यदि किसकी एग्ज़ाम क्या है। एक कोलाइट लिंक मुझे लग रहा है तेरा अभी थोड़ा सा हड़बड़ी हो जा रहा है, मैं भी थोड़ा सा कहीं बिजी था इधर उधर। तो 7-8 फरवरी जो मैं देख रहा था सही दिख रहा था। ठीक है, जिनको कोई एग्ज़ाम ना फंस रही हो तो देख लेना, थोड़ा सा रिलैक्स हो करके। तब तक हमारा ओशनोग्राफी ख़त्म हो जाएगा, एनवायरनमेंट का आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद 20 तारीख से 5 तारीख तक अखिलेश सर नहीं रहेंगे। ठीक है, आपका जो 20 से 5 के बीच में अखिलेश सर नहीं रहेंगे, तो 15 दिन मेरी ही क्लास लंबी चलेगी। तो 5 फरवरी तक बहुत सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर शुभम सरोगरी की क्लास लगानी है। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि अभी पढ़ने का रिदम बना हुआ है थोड़ा सा, तो ब्रेक ना करे। चलिए आगे। तो ये